आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, थेबॉमिरिस की डोपामीन डिटॉक्स। ये किताब इस बात पे फोकस करती है कि कैसे आजकल ये जो तुरंत मजा पाने की चाहत है, जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, वो हमें रोकती है, मतलब ध्यान लगाने से, बड़े लक्ष्य पाने से और शायद सच्ची खुशी महसूस करने से भी। और आज के डिजिटल जमाने में तो ये बहुत ही जरूरी मुद्दा बन गया है ना? हर तरफ से ध्यान खींचने वाली चीजें हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि डोपामीन का ये पूरा खेल समझें और ये जो दिमाग हर वक्त उत्तेजित रहता है, मतलब ओवर स्टिमुलेटेड, इससे कैसे निपटा जाए। थेबॉमिरिस के आइडियाज पर बात करेंगे, जो खुद पर्सनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ फ़ोन कम चलाने या कोई आदत छोड़ने की बात नहीं है। ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी बात है। ये हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, उसे एक तरह से रीसेट करने जैसा है, ताकि हम ज़्यादा संतुष्टि वाली ज़िंदगी जी सकें। अच्छा, अगर डोपामीन को समझें तो ये दिमाग में एक केमिकल मैसेंजर है, एक न्यूरोट्रांसमीटर। इसका काम है हमें उन चीज़ों की तरफ धकेलना जो हमारे लिए ज़रूरी हैं या फ़ायदेमंद, जैसे खाना या सोशल कनेक्शन बनाना। ये हमें उकसाता है, एक्शन लेने को कहता है। अच्छा, तो ये मोटिवेशन का केमिकल हुआ। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। किताब का पहला हिस्सा इसी पर है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आपने भी इशारा किया कि डोपामीन मतलब खुशी का केमिकल। किताब कहती है ये खुशी से ज्यादा उस खुशी की उम्मीद से जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, वो चाहत, वो एंटिसिपेशन, इनाम पाने की इच्छा ज्यादा पावरफुल होती है इनाम मिलने के बाद वाली फीलिंग से भी। और यहीं से वो ओवर स्टिमुलेशन वाला चक्कर शुरू होता है ना? हाँ, ये लगातार छोटे छोटे सिग्नल, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, गेम का अगला लेवल, ये दिमाग को ट्रेन करते हैं कि और डोपामीन मांगो। और नतीजा एक बेचैनी सी रहती है, एक असंतोष, चाहे हम कितना भी कुछ करते रहें। सही बात है। और इसका असर हम सब देखते हैं, ध्यान भटकना, जरूरी काम पे टिकना पाना और वो टाल मटोल। हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन। दिलचस्प बात यह है कि इवोल्यूशन के हिसाब से तो ये सिस्टम हमें जिंदा रखने के लिए बना था। खाना ढूंढो, खतरे से बचो। हाँ, पर आज के माहौल ने, जहां हर चीज बस एक क्लिक दूर है, इसने जैसे पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। हाँ, और ये खुशी का केमिकल वाली जो गलत फहमी है, वो वाकई काफी नुकसान कर सकती है। जैसा कि कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट जैसे माइकल लेविन या रॉबर्ट सेपल्स की बताते हैं, डोपामीन का खेल बहुत पेचीदा है। जब हम इसे सिर्फ खुशी मान लेते हैं तो हम बस उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो तुरंत थोड़ी उत्तेजना दें। एक लाइक, एक और वीडियो, ये कभी न खत्म होने वाली दौड़ बन जाती है। हम अगली डोज ढूंढते रहते हैं, पर असल में कभी संतुष्ट नहीं होते। और यहीं पर डिलेड ग्रेटिफिकेशन का महत्व समझ आता है। मतलब उन कामों पर लगे रहना जिनमें शायद तुरंत मजा ना आए, पर जो लंबे समय में ज्यादा गहरी संतुष्टि दे। बिल्कुल। और ये हाईजैक वाली बात, ये किताब के दूसरे हिस्से का मेन पॉइंट है। बिल्कुल। कैसे हमारा डोपामीन सिस्टम आज एक तरह से किडनैप हो गया है। बिल्कुल। मैरिस डोपामीन को और ज्यादा वाला मॉलिक्यूल कहते हैं। ये हमें लगातार और उत्तेजना की तरफ धकेलता है, जो अक्सर लत बन जाती है। और ये सिर्फ ड्रग्स या शराब की बात नहीं है। बिना सोचे समझे शॉपिंग, गैम्बलिंग या घंटों स्क्रीन पर चिपके रहना, ये सब उसी पैटर्न का हिस्सा हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और आजकल के जो मार्केटर्स हैं वो इस साइंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना? ओ बिल्कुल। सोचिए, एप्स पर वो छोटे छोटे नोटिफिकेशन, वो ऐसी ही नहीं है। उन्हें डिजाइन किया गया है हमारे डोपामीन सिस्टम को छेड़ने के लिए, हमें वापस खींचने के लिए। सही। हर बीप, हर वाइब्रेशन एक छोटे इनाम की उम्मीद जगाता है, और हमारा ध्यान जरूरी चीजों से हट जाता है, उस छोटी सी उत्तेजना पर चला जाता है। खाने की इच्छाएं भी इसी से जुड़ी हैं, खासकर मीठा और फैट वाला खाना। ये डोपामीन रिलीज करते हैं। हाँ, पहले ये चीजें कम मिलती थी, मेहनत लगती थी। आज तो भारी पड़ी हैं, सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। नतीजा जरूरत से ज्यादा खा लेना। हाँ, हालांकि इस पर बहस है कि क्या चीनी वाकई ड्रग्स जितनी एडिक्टिव हैं। वो एक अलग बहस है। हाँ, पर इस सबका सबसे बड़ा असर हमारी लॉन्ग टर्म सोच पर पड़ता है। जब दिमाग छोटी छोटी तुरंत मिलने वाली खुशियों में फंसा रहता है, तो बड़े लक्ष्यों के लिए सोचना, उन पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहुत मुश्किल। और हमारा दिमाग भी हमें इसी जाल में फंसाए रखने के लिए कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। जैसे खुद को कहना, बस 5 मिनट और फिर काम कर लूंगा, या ये बाद में भी हो जाएगा, या ये मान लेना कि जो चीज ज्यादा एक्साइटिंग है वही ज्यादा फुलफिलिंग भी होगी। और वो फोमो, कुछ छूट न जाए वाला डर। हाँ, फोमो, वो तो बहुत कॉमन है।
ये दिमागी चालें बहुत चालाक होती हैं। ये असल में हमारे ध्यान को जैसे बंदी बना लेती हैं। एक उदाहरण सोचिए, जैसे किताब में दिया है, आप कोई जरूरी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, पूरी तरह फोकस्ड, तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो छोटी सी आवाज एक इनाम का सिग्नल है, दिमाग उधर खिंचता है, फिर एक और। हाँ, और पता ही नहीं चलता कब काम पीछे छूट गया। बिल्कुल, चुनौती यही है कि इस इंस्टेंट खिंचाव और अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के बीच बैलेंस कैसे बनाएं। ये पहचानना कि ध्यान कब और क्यों भटक रहा है, ये पहला स्टेप है। तो फिर इसका हल क्या है? किताब का तीसरा हिस्सा इसी डिटॉक्स पर है, इसके फायदे और अलग-अलग तरीके। और यहाँ डोपामिन डिटॉक्स का मतलब, जैसा आपने कहा, डोपामिन खत्म करना नहीं है, वो तो हो भी नहीं सकता। हाँ, वो जरूरी भी नहीं है। इसका मतलब है बाहरी उत्तेजनाओं के उस लगातार शोर को कम करना, ताकि दिमाग थोड़ा शांत हो और हम उन चीजों पर ध्यान लगा पाएं जो जरूरी हैं। सही। मेरे इस कुछ अलग-अलग लेवल के डिटॉक्स बताते हैं। एक है 48 घंटे का फुल डिटॉक्स। वो तो काफी इंटेंस लगता है। हाँ, इसमें लगभग सभी बाहरी उत्तेजनाएं, इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेम्स, जंक फूड, यहां तक कि ज्यादा संगीत से भी दूर रहना होता है। मुश्किल है, पर फायदा यह है कि ये दिमाग को रीसेट करने और बड़े कामों पर गहरा फोकस बनाने में मदद कर सकता है। इस दौरान शांत एक्टिविटीज करने को कहा गया है, जैसे टहलना, लिखना, ध्यान करना। फिर एक 24 घंटे का डिटॉक्स है, थोड़ा छोटा, शायद थोड़ा आसान, पर असर भी शायद थोड़ा कम हो। और तीसरा है पार्शियल डिटॉक्स। ये शायद सबसे प्रैक्टिकल है। इसमें आपको ये एक खास विकर्षण चुनते हैं, मान लीजिए सिर्फ इंस्टाग्राम, और कुछ समय के लिए उससे पूरी तरह दूर रहते हैं। अच्छा, ये ज्यादा करने लायक लगता है। हाँ, धीरे धीरे ये भी काफी असरदार हो सकता है। इन अलग अलग तरीकों के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि हमारे दिमाग को उत्तेजना के एक ज्यादा, कह सकते हैं, नेचुरल लेवल पर वापस लाया जाए। जब हम लगातार तेज आसान इनामों से घिरे रहते हैं, तो जो सामान्य काम है जिनमें थोड़ी मेहनत लगती है, जैसे कोई किताब पढ़ना या कुछ सीखना, वो उबाऊ लगने लगते हैं। सही बात है। डिटॉक्स से जब बाहरी शोर कम होता है तो दिमाग को संतुष्टि के लिए कम उत्तेजना चाहिए होती है। तब वही उबाऊ काम ज्यादा दिलचस्प लग सकते हैं। ये एक तरह से आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को रिकैलिब्रेट करने जैसा है, उसकी सेंसिटिविटी वापस लाने जैसा। हालांकि ये जरूर सोचना होगा कि 48 घंटे का पूरा डिटॉक्स आज की जिंदगी में कितना प्रैक्टिकल है सबके लिए। हाँ, व्यावहारिकता तो जरूरी है। और इसे करने के लिए किताब एक 3 स्टेप मेथड बताती है, जो चौथे भाग में है। पहला कदम, अपने सबसे बड़े विकर्षण पहचानें। एक लिस्ट बनाएं। एक तरफ नहीं कर सकते वाली चीजें, कांस, जिनसे बचना है, दूसरी तरफ कर सकते हैं वाली एक्टिविटीज, कैन्स, जो आप करेंगे। हाँ, ठीक है। और इस लिस्ट को सामने रखें ताकि याद रहे। दूसरा कदम, फ्रिक्शन जोड़ें। मतलब जिन आदतों को छोड़ना है उन्हें मुश्किल बना दें। अच्छा, कैसे? जैसे फोन अगर भटकाता है तो उसे दूसरे कमरे में रख दें, नोटिफिकेशंस बंद कर दें। और जो अच्छी आदतें हैं उन्हें आसान बनाएं, जैसे किताब पढ़ने के लिए उसे बिस्तर के पास ही रखें। हाँ, ये बात सही है, थोड़ी रुकावट डालना। बिल्कुल। तीसरा कदम, सुबह की शुरुआत सही करें। उठते ही फोन चेक करने के बजाय दिन की शुरुआत कम उत्तेजना वाले कामों से करें। एक शांत मॉर्निंग रूटीन बनाएं, शायद थोड़ा ध्यान, स्ट्रेचिंग या बस शांति से बैठना। और डिटॉक्स के दौरान ज्यादा फायदा लेने के लिए कुछ और टिप्स भी हैं, जैसे जब बेचैनी हो या क्रेविंग हो तो उसे नोट करें, लिखें। अपने जीवन के बड़े सवालों पर सोचें। लक्ष्य क्या है, समय कहाँ जा रहा है, समस्याओं और समाधानों के बारे में लिखें। अपने डर पहचानें। ये तरीका, खासकर वो फ्रिक्शन जोड़ने वाला सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक रूप से काफी असरदार माना जाता है ना? हाँ। जब किसी काम में थोड़ी सी भी मुश्किल आती है तो हमारे उसे करने की संभावना कम हो जाती है। हाँ। ये छोटे छोटे बदलाव वाकई बड़ा फर्क ला सकते हैं। पर यहाँ एक बात सोचने की है, जो शायद किताब में भी उठाई गई है। क्या सिर्फ लिस्ट बना लेना काफी है? कुछ रिसर्च, जैसे रॉय बॉमिस्टर का काम है, वो ये बताता है कि सिर्फ पता होना शायद आदत बदलने के लिए काफी न हो। अच्छा। हमें ये भी समझना होता है कि हम उन विकर्षणों की तरफ क्यों जाते हैं, उनके पीछे का असली ट्रिगर क्या है। क्या वो बोरियत है, तनाव है, या कुछ और? ये समझना जरूरी है, क्योंकि सबके लिए वजह अलग हो सकती है। बिल्कुल सही कहा।
ये सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, जड़ तक जाने की बात है। और डिटॉक्स का असली मकसद सिर्फ शांत बैठना नहीं है, बल्कि उन जरूरी कामों को करने की मोटिवेशन वापस पाना है जिन्हें हम टाल रहे थे। किताब का 5वां हिस्सा इसी पर है, काम कैसे करें और टालमटोल से कैसे बचें। हाँ, एक्शन लेना जरूरी है। लेखक दिन के प्लानिंग पर बहुत जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्लैरिटी मिलती है, पता होता है क्या करना है, भटकने की गुंजाइश कम होती है, तनाव भी कम होता है। तरीका भी सिंपल है, पेन पेपर लेकर बैठें और दिन के 3 से 5 सबसे जरूरी काम लिखें, फिर उन्हें प्राथमिकता दें। सोचें आज क्या एक चीज पूरी करने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। प्रायोरिटाइज करना। हाँ, और लक्ष्य तय करना भी जरूरी है, न सिर्फ आज के बल्कि लंबे समय के भी। बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखकर पीछे की तरफ सोचते हुए छोटे स्टेप्स तय करें और हमेशा उन कामों पर फोकस करें जिनका असर सबसे ज्यादा हो, हाई इंपैक्ट टास्क्स। ठीक है। एक और जरूरी सलाह, दिन का सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें, सुबह जब एनर्जी और फोकस सबसे ज्यादा होता है। इससे वो 3 चीजें मिलती हैं, फोकस, कंसिस्टेंसी और इम्पैक्ट। फोकस, कंसिस्टेंसी, इम्पैक्ट। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। लेजर जैसा शार्प फोकस बनाने के लिए भी कुछ तकनीकें हैं। काम के लिए एक तय समय और जगह हो, काम शुरू करने से पहले कोई शांत करने वाला छोटा सा रूटीन हो, ज्यादा सोचे नहीं, बस शुरू कर दें। सारे विकर्षण हटाएं, फोन साइलेंट, फालतू टैब्स बंद और कोशिश करें कि लगभग 45 मिनट के बिना रुकावट वाले सेशन में काम करें। 45 मिनट्स के ब्लॉक, पोमोडोरो टेक्निक जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। और एक दिलचस्प बात है ओपन सिस्टम बनाम क्लोज्ड सिस्टम की। अच्छा, ये क्या है? ओपन सिस्टम वो है जहां लगातार नई जानकारी आती रहती है, जैसे सोशल मीडिया फीड, ईमेल इनबॉक्स। ये विकर्षणों से भरे होते हैं। क्लोज्ड सिस्टम वो है जहां बाहरी दखल कम होता है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट पर काम करना। सलाह है कि गहरे काम के लिए क्लोज्ड सिस्टम चुनें। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। प्लानिंग और फोकस का ये रिश्ता बहुत गहरा है। जब प्लान साफ होता है तो दिमाग को पता होता है कि एनर्जी कहाँ लगानी है। बाहरी चीजों का खिंचाव अपने आप कम हो जाता है। और ये क्लोज्ड सिस्टम वाली बात आज के ज़माने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, जहां हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन गहरे काम के लिए, बिना भटकाव वाले काम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको उस लगातार आते शोर से बचाता है। और सुबह का पहला काम, हाँ, वो वाकई पूरे दिन के लिए एक मोमेंटम सेट कर सकता है। अगर आप दिन की शुरुआत एक ज़रूरी काम पूरा करके करते हैं तो एक उपलब्धि का एहसास होता है जो आपको आगे के लिए भी मोटिवेट करता है। हाँ, बिल्कुल। फोकस, कंसिस्टेंसी, इम्पैक्ट, ये सच में किसी भी मतलब के काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। अच्छा, तो डिटॉक्स हो गया, प्लान बन गया, फोकस भी कर लिया, पर इस पर टिके रहना वो भी तो एक चैलेंज है। अक्सर लोग वापस पुरानी आदतों में फिसल जाते हैं। हाँ, रिलैप्स तो होता है। किताब का आखिरी 6वां भाग इसी से जुड़ा है, डोपामिन रिलैप्स से कैसे बचें। इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। पहली, रिलैप्स के लिए तैयार रहें और उसे पहचानें। समझें कि कब आप फिर से ओवर स्टिमुलेशन के पैटर्न में जा रहे हैं। अगर ऐसा हो तो खुद को दोष देने के बजाय शांति से अपनी रूटीन पर वापस लौटें। ये जरूरी है, खुद पर सख्त ना होना। बिल्कुल। दूसरा, दिमाग की अंदरूनी लड़ाई को समझें। ये मानना कि ध्यान कभी भटकेगा ही नहीं, ये ठीक नहीं है। भटकाव होगा। जरूरी है कि जब हो तो बिना ज्यादा सोचे वापस काम पर लग जाएं। तीसरा, बाहरी दुनिया को पहचानें। ये दुनिया डिजाइन ही ऐसी है कि आपका ध्यान खींचे, इसे पर्सनली ना लें। चौथा, एक कंटीजेंसी प्लान बनाएं। पहले से सोचें कि क्या चीजें आपको भटका सकती हैं और उनसे निपटने का प्लान तैयार रखें। प्रोएक्टिव होना। हाँ। पांचवा, एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाएं। बहुत मुश्किल नियम ना बनाएं, सरल आदतें बनाएं जिन्हें लंबे समय तक निभा सकें। सिंप्लिसिटी। और छठा, जो बहुत दिलचस्प है, यहां और अभी, हियर एंड नाउ वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स डेवलप करें। ऐसी एक्टिविटीज करें जो आपको शांत और प्रेजेंट महसूस कराएं। ध्यान, नेचर में वक्त बिताना, अपनों के साथ जुड़ना। हाँ, ये सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन को बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल। ये डोपामिन की उस लगातार आगे देखो और चाहो वाली टेंडेंसी को बैलेंस करती हैं। लेखक एक 30 दिन की चुनौती का भी सुझाव देते हैं। हाँ, रिलैप्स यानी वापस पुरानी आदतों में जाना, ये इस प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। इसे फेलियर की तरह नहीं देखना चाहिए। सबसे जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, ये देख पाना कि आप फिर से उसी रास्ते पर जा रहे हैं। जब आप ये पहचान लेते हैं तभी आप होशपूर्वक एक अलग रास्ता चुन सकते हैं। और ये यहाँ और अभी वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामिन के बीच बैलेंस बनाने का आइडिया बहुत पावरफुल है। डोपामिन हमें भविष्य की तरफ धकेलता है जो जरूरी है,
लेकिन सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हमें वर्तमान में संतुष्टि, शांति, जुड़ाव महसूस करने में मदद करते हैं। सही। एक बैलेंस्ड और खुशहाल जिंदगी के लिए इन दोनों के बीच तालमेल जरूरी है। ये सिर्फ भविष्य की दौड़ नहीं, बल्कि वर्तमान में जीना भी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, डोपामीन सिर्फ खुशी नहीं, ये असल में मोटिवेशन, चाहत, उम्मीद है। हाँ। दूसरी, हमारी आज की दुनिया हमें लगातार ओवर स्टिमुलेट कर रही है, जो हमारे फोकस, हमारे बड़े लक्ष्यों और हमारी असल संतुष्टि के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। और तीसरी, डोपामीन डिटॉक्स जैसी स्ट्रेटजीज, भले ये नाम परफेक्ट ना हो, हमें इस उत्तेजना को कम करने, फोकस वापस पाने और ज्यादा मतलब की जिंदगी जीने में मदद कर सकती हैं। किताब में एक लाइन है जो मुझे याद रह गई, एक्साइटमेंट इजंट फुलफिलमेंट। उत्तेजना ही संतुष्टि नहीं है। और एक और, सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू मेकिंग लास्टिंग चेंज। आत्म जागरूकता ही स्थायी बदलाव की कुंजी है। बहुत सही कहा। ये बातें शायद इस पूरी चर्चा का सार है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सब सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करने या सोशल मीडिया छोड़ने की बात नहीं है। असली सवाल ये है कि हम जानबूझकर, होशपूर्वक ये कैसे चुने कि हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहते हैं। गहरा सवाल है। श्रोताओं के लिए सोचने का एक पॉइंट, क्या होगा अगर वे सिर्फ एक अपने सबसे बड़े विकर्षण को कम करने के लिए अगले 30 दिन की चुनौती लें। सोचिए, अपना ध्यान वापस पाकर वे जीवन के कौन से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जिन्हें शायद वे अब तक टाल रहे थे। सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ हम आज की एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।